हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्केरी स्टडी। तो गाइस हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में इससे पीछे का सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो गाइस हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी। तो गाइस एग्रीकल्चर ने हमारी इकॉनमी में इकॉनमी के अंदर बहुत अच्छे से फैला हुआ था। उसका काफ़ी अच्छा रोल इसमें बताया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसी में एंगेज थे। अब सेम इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इसमें हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी यानी हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स थे ना वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई होते थे। उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी। लेकिन गाइस क्या हुआ, जैसे कि एग्रीकल्चर में हुआ था कि इंडिया बाद में ब्रिटिशर्स के रूल में एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं कर पा रहा था। सेम वैसे ही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया। एंड देखते हैं अब उसके क्या क्या रीजंस रहे होंगे कि जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशंस डिक्लाइन हो गई, बेकार हो गई। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो रही थी, उसकी जो पोजीशन एकदम अप पे थी वो एकदम डाउन होती जा रही थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली हमारा यहाँ का कि इंडस्ट्रीज़ को एकदम से डिस्ट्रॉय किया। वो कैसे? उन्होंने एक तरीके से पॉलिसी ऐसी बनाई जिसका उनके पीछे टू फोल्ड मोटिव था। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें यह है, वो क्या चाहते थे कि उन्हें क्या मिले, यहाँ से रॉ मटेरियल मिले एक सस्ते दामों पे, जैसे कॉटन, जूट, ये सब चीज़ें वो यहाँ से सस्ते रेट्स पे ले जाएं और उन्हें अपने ब्रिटेन में आने वाली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें। सेकंड उनका मोटिव ये था कि वो फिर क्या करें, उन्हें जो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए हैं चीप रेट पे, उनका कोई महंगा प्रोडक्ट बना के हमारी इंडिया के मार्केट में उसको बेच दें, वो भी हाइयर प्राइजेस पे। तो ये उनका टू फोल्ड मोटिव यहाँ पे निकल के आता है फर्स्ट पॉइंट से हमने जो समझा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड गाइज अब इस बॉक्स में दिया हुआ है रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन क्यों हुई उसके गाइज ये रीज़न थे। वो ये था, उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का। तो ये उन्होंने पॉलिसी उस टाइम पे लगाई थी जिसके अंदर क्या आता था, जिसके अकॉर्डिंग 3 बातें यहाँ पे निकल के आती है। उन्होंने ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था हमारे रॉ मटेरियल्स का, यानी जो वो यहाँ से लेके जाते थे हमारे रॉ मटेरियल, जूट, सिल्क, कॉटन जो भी था, उस पर वो लोग कोई टैक्स नहीं लगाते थे। ड्यूटी का यहाँ पे टैक्स ही है, तो वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। सेकेंड पॉइंट हमारा है, जो वो इम्पोर्ट करते थे फाइनल गुड्स को, यानी जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज से हमारे यहाँ पे फाइनल गुड बन के आते थे, उन पे भी कोई टैक्स नहीं होता था। लेकिन गाइस अब हम कोई प्रोडक्ट बना के यहाँ से जब अगर बाहर सप्लाई करेंगे उस पर टैक्स लगेगा। तो इनकी ये वाली पॉलिसी थी जिसकी वजह से सिर्फ इनका फ़ायदा हो रहा था और हमारा नुकसान हो रहा था। सो आइए मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब गाइस जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ये हो गई, ख़राब हो गई थी, तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट हुआ। उसमें हुआ क्या? पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोई अच्छी खासी इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे लोग भी काम कर रहे होंगे। अब गाइस अगर वो इंडस्ट्री गिर जाए, डिक्लाइन कर जाए एकदम से, तो उसमें काम करने वाले लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई और फिर उन लोगों को कहाँ लगना पड़ा? एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में अब हो गई ओवर क्राउडिंग, विलेजेस में लोगों को जाना पड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। ऑलरेडी बहुत लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे और उन जिन लोगों का रोज़गार छिना उन्हें भी वहीं जाना पड़ गया। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी का सेकंड पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो गाइज़ अब जो इंडिया के बने हुए गुड्स थे वो फॉरेन कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, यानी जो फॉरेनर ब्रिटेन से बन के आ रहे थे मशीन के गुड्स, वो यहाँ पे एकदम चीप उससे बनते थे और यहाँ पे सस्ते बिक जाते थे। और बात करें इंडिया के प्रोडक्ट की तो यहाँ पे वो मोस्टली क्या होता था, हैंडमेड ही होते थे। तो हैंडमेड चीज़ें तो वैसे भी महंगी होती है। सो यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा था सही से। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे हमारे मार्केट के, वो लोग उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे और हमें क्या करना पड़ रहा था, फिर फिनिश गुड को उनसे इंपोर्ट करना पड़ रहा था, मंगाना पड़ रहा था। आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे गाइस मुश्किल से कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी हमारे यहाँ पे और उन्होंने कभी भी उसके प्रमोशन के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारे इंडिया में उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री या हैवी इक्विपमेंट के लिए यही समझा कि हम लोग सिर्फ हमेशा उन्हीं पे डिपेंडेंट रहे। अब गाइस अब ये भी देखते हैं कैपिटल इंडस्ट्री कौन सी होती है। ये गाइस वो होती है जो प्रोड्यूस करती है मशीन वाले टूल्स जिससे हम फिर दूसरे आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं।
गाइस फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो जब हमारा ग्रोथ रेट जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो डिक्लाइन हो रहा था, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन था जीडीपी को वो भी बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ही ज़्यादा कम। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब गाइस पब्लिक सेक्टर का जो रोल था ना वो सिर्फ कुछ जगह तक कन्फाइंड था, वो भी जैसे रेलवे हो गया, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन पोर्ट और कुछ अदर, इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट थे बस। और पब्लिक सेक्टर बहुत लिमिटेड था वहाँ तक ही। तो गाइस यहाँ पे ये 5 पॉइंट से क्या समझ आ रहा है कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन रही होगी इस वक्त पे। अब गाइस इस बॉक्स को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो गाइस जो इंडस्ट्रीज़ थी हमारी इस पीरियड में वो कौन सी थी? कॉटन, टेक्सटाइल और जूट की। उनकी जो प्रोग्रेस थी वो भी कम थी, ठीक है। और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। तो गाइज ये जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी उसको इंडियंस ही कंट्रोल कर रहे थे, वो भी कहाँ पे लोकेटेड थी? जो कि वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के लोकेटेड थी, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। और अगर हम बात करें जूट मिल की तो उन्हें फॉरेनर्स कंट्रोल कर रहे थे, जो कहाँ पे थी? मेनली बंगाल में। एंड गाइज उस वक्त पे टिस्को भी सेटल हुआ था। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कहाँ पे 1907 में जमशेदपुर बिहार के अंदर यहाँ पे सेटल हुई थी। तो गाइज कुछ इंडस्ट्रीज़ फिर हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी आनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि शुगर हो गया, सीमेंट, पेपर, यानी वहाँ पे बहुत कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ ही उस वक्त पे थी। इससे हमें एक कंक्लूजन निकल के आता है। अब गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 1.5 यानी फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो गाइज हमारा जो इंडिया है वो हमेशा से पहले से ही एक अच्छा खासा ट्रेडिंग नेशन रहा है, पर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ जो थी ना कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उसने हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और वॉल्यूम को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है फॉरेन ट्रेड के। तो गाइज स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि जो ये फॉरेन ट्रेड था वो किन कंट्रीज़ के साथ था, कंपोजिशन यानी उसमें किस तरह के गुड्स सप्लाई होते थे, और वॉल्यूम यानी कितनी क्वांटिटी में होते थे। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। तो गाइज पहला पॉइंट है हमारा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो गाइज यहाँ पे हमें फिर फॉरेन सेक्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे उनके टाइम पे हमारा फॉरेन सेक्टर रहा था। अब गाइज यहाँ पे हम बन गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट के तो एक्सपोर्टर। प्राइमरी प्रोडक्ट तो हमें पता ही है, जैसे रॉ मटेरियल हो गए हमारे वूल, शुगर, कॉटन, इंडिगो, ये सब। तो हम उन्हें एक्सपोर्ट करने लग गए थे। और क्या इंपोर्ट करने लग गए थे? फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि वो लोग मशीन के गुड्स बेचते थे हमारे यहाँ पे, और वो हमें सस्ते पड़ मतलब हमारे यहाँ की कंपैरिजन में सस्ते पड़ जाते थे। तो हम अपने यहाँ के गुड्स ना खरीद के उन्हीं के गुड्स को इंपोर्ट करने लग गए थे। देन हमारा सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने हमारे यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल किया हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही होता था, ठीक है। और कुछ जो बचा कुचा था वो कुछ ही कंट्रीज़ के साथ अलाउ था, जैसे चाइना हो गए, सीलोन, पर्शिया। तो गाइज इन्हीं कंट्रीज़ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम गाइस। तो जो हमारा ये स्विस कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, ये एक डायरेक्ट रूट देता था शिप्स को, जो किसके बीच में ऑपरेट होती थी? इंडिया के और ब्रिटेन के। एंड गाइस थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो गाइस ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारी इंडिया की वेल्थ थी, इंडिया का जो पैसा था, वो एक तरीके से ड्रेन हो रहा था, बह रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या बन रहे हुए थे? एक एक्सपोर्टर बने हुए थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के यानी रॉ मटेरियल के, और एक इम्पोर्टर बने हुए थे फिनिश्ड गुड्स के। तो एक ह्यूज एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस था। वो क्यों था? क्योंकि एक्सेस में हो रहा था हमारा जो एक्सपोर्ट था, हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारा सामान जा रहा था रॉ मटेरियल्स वाला, तो उनके पास बहुत सारा सरप्लस में एक्सपोर्ट था। उसको वो कहाँ पे यूज़ करते थे? जो पहला पॉइंट है हमारा, जो उनका पेमेंट होता था या कोई भी खर्चा होता था, कोई उन्हें ऑफिस सेटअप करना है अपनी ब्रिटेन के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट को। सेकंड, उनका कोई वॉर हो गया, उसमें उन्हें लड़ने में कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी उनका खर्चा हो रहा है, तो वो यहाँ से थोड़ा बहुत ले लेते थे। एंड थर्ड पॉइंट, अगर उन्हें इंपोर्ट करने होते थे इनविजिबल आइटम्स को। एंड गाइस अब हमें बॉक्स में थोड़ा स्विस कैनाल के बारे में गिवन है यहाँ पे। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ये इस्थमस को क्रॉस करते हुए। एंड गाइस इसकी ओपनिंग से क्या हुआ था कि जो कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टेशन की वो कम हो गई थी, टाइम भी बचता था, और ये 1869 में ओपन हुआ था। इससे इंडिया के मार्केट को वो ईज़ियर एक्सेस कर पा रहे थे, एक्सेस मतलब इजीली यहाँ पे आ पा रहे थे, क्योंकि सीधा रूट मिल गया था। अब उन्हें घूम के नहीं आना पड़ता था अफ्रीका की साइड से। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का वाटर वे है वर्ल्ड में, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी, मतलब इससे काफ़ी फ़ायदा मिल गया था उन लोगों को। एंड गाइज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं आपको बाकी पार्ट नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूँगी।